इमेजिन करिए भगत सिंह वापस से जिंदा हो जाते हैं, एक पूर्ण जन्म ले लेते हैं जिस पे वो बहुत भरोसा रखते नहीं थे और आपके घर पर्सनली आते हैं। हाँ दोस्त, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन के उस तरफ आपसे मिलते हैं वो और पर्सनली कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल विच इज हैव द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, क्या अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया, क्या हम जीते? तुम बड़ी खुशी से सीना ठोक के बोलोगे हाँ भाई छोड़ दिया देश। अगला सवाल उनका होगा वाह अब तो मेरा देश खूंखार देश बन गया होगा, बहुत तरक्की कर रहा होगा, वर्ल्ड का बेस्ट देश होगा। दोस्त बता मेरे को मेरा देश कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, उस पर तुम क्या जवाब दोगे? उस पर तुम्हारा जवाब होगा थोड़ा सा उनकी आंखों में देखोगे, शायद देख भी ना पाओ, बोलोगे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश डिवाइड हो चुके हैं, सिर्फ रिलीजियस प्रमोशन चलता है यहाँ पे, हर कंट्री धर्म के बेसिस पे डिवाइड हो गई है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपोगंडा यूज कर रही है, हेट स्पीच यूज कर रही है जिससे वो जीत पाए लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट जिसके आप इतना खिलाफ थे, उस सेंटीमेंट का इस्तेमाल करके लोगों के वोट बटोर रही है। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, जो भी आप कहना चाहें, वो मजाक बन के रह गए दुनिया के हर देश के सामने। जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा मजाक बनता है। हर कंट्री हेट करती है कि अब इंडियंस आ रहे हैं, यार ये इंडियंस आ रहे हैं। सोचो उस इंसान का जिसने अपनी जिंदगी दे दी, इतनी कम उम्र में सब कुछ त्याग दिया, उसकी शक्ल का रिएक्शन कैसे होगा? और मैंने भी यही रिएक्शन सोचते हुए इनकी ये किताब पढ़ी भगत सिंह की, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, और वो क्या कहना चाहते हैं। जब लोग भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो वो सोचते हैं एक रेवोल्यूशनरी, एक ऐसा क्रांतिकारी जो बम बारूद बंदूक से सबको डरा देता था। अ यंग मैन विद करेज, अ फ्रीडम फाइटर जिसने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया, ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया, पूरे जमीन सरकवा दी थी समझ लो ब्रिटिशर्स के पैरों तले। भगत सिंह इस खूंखार इंसान से और भी बहुत कुछ थे। ही वॉज अ थिंकर, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मर्द जिसने रीजन को, रीजनिंग को, आर्टिकुलेशन को, वर्ड्स को, लिटरेचर को वेपन की तरह इस्तेमाल किया और एक ऐसी किताब लिखी, एक ऐसा एसे लिखा जिसने इंडियन रेवोल्यूशनरी इतिहास को बदल के रख दिया। वो भी इन्होंने अपने प्रिजन सेल में लिखा, अपने जेल में बैठ के लिखा, अपनी मौत का इंतजार करते हुए, जो कि इन्हें पता था इनकी मौत आने वाली है। उन्होंने लिखा व्हाई आई एम एन एथीस्ट। अब ये किताब व्हाई आई एम एन एथीस्ट है, उसमें और भी इनके लेटर्स हैं, बट इनका एक छोटा सा एस्से है, कुछ 20 पेजेस का, 10 से 20 पेजेस के बीच का छोटा सा एस्से, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एम्फेसिस डालेंगे। अब ये जो एस्से इन्होंने लिखा, ये इनके मौत से कुछ चंद टाइम पहले इन्होंने लिखना शुरू किया। इन्होंने लिखा जब इनका वार्तालाप हुआ, रूबरू हुए, ये ठीक से बैठ के सोच पाए गॉड के कॉन्सेप्ट पे, एक परमात्मा के कॉन्सेप्ट पे, इनके ऊपर एक्विजिशन लगने शुरू हो गए। इनको लोग कहने लग गए कि भाई तू नास्तिक इसलिए है बिकॉज यू आर एरोगेंट, कि भाई तुमको फेम मिल गई है तो तुम प्राउड होने लग गए, तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया है, तुम्हारे अंदर एक प्राउडनेस आ गई है, तुम क्या सोचते हो तुम धर्म से ऊपर है। ये एक्विजिशन भगत सिंह के ऊपर लोगों ने लगाया और भगत सिंह ने इन सारे एक्विजिशन को डायरेक्टली आंसर किया। वो घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे, डायरेक्टली बोला हाँ भाई मैं इंसान हूँ, हाँ भाई मेरे अंदर गुरूर है, मेरे अंदर प्राइड है, बट एथिज्म वो प्राइड नहीं है, नास्तिकवाद वो प्राइड नहीं है। इन्होंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दिया, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन दिया। प्राइड मतलब अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, और एथिज्म इज रिजेक्शन ऑफ अ सुपर नेचुरल बीइंग। जब तुम रीजनिंग के थ्रू गुजरते हो, सुपर नेचुरल कोई ऐसा देवता, कोई ऐसी डिवाइन ताकत जो आगे तुम्हें सब कुछ दे रही है, दुनिया में सब कुछ चला रही है, सूरज उठ रहा है, सूरज गिर रहा है, कोई रीजनिंग समझ में नहीं आई तो भैया गॉड के कॉन्सेप्ट पर डाल दिया, हाँ भाई जो समझ में नहीं आया वो गॉड कर रहा है। तो एथिज्म तो उस चीज का रिजेक्शन है, मैं तो मानता ही नहीं। तो अगर मैं गॉड को रिजेक्ट कर दे रहा हूँ तो मैं तो अपने आप को गॉड, अगर मैं गॉड ही को रिजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को ऊपर कैसे बढ़ा लूंगा रिलीजन से? भाई मेरे अंदर प्राइड होती तभी तो मैं गॉड को मानता, मैं तो गॉड के कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। तो तुम कैसे दोस्त बोल सकते हो कि मैं रिलीजन से ऊपर हूँ, मेरे अंदर प्राइड है, वो भी गॉड जैसी चीज को लेके? दोस्त याद रखना, भगत सिंह एक ऐसा नौजवान था, यंग लड़का था, उसके अंदर भी एक बच्चा था, बट इस दुनिया ने उस बच्चे को इतना एक्सप्लॉइट किया कि उसने अपने अंदर एक मॉन्स्टर बना लिया जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड द नेशन। एक खूंखार दानव बना लिया। उनके आइडियाज इतने डिफरेंट थे और उन डिफरेंट आइडियाज ने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA बनाया। एक ऐसी पार्टी जिसमें आर्मी ऑफ थिंकर्स हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, रैशनलिस्ट हैं, जो सोच विचार करके इस दुनिया को पलटने की क्षमता रखते थे। इंडिया के फ्यूचर को पलट दिया। जो आज हम बैठे हैं ना मौज मस्ती काट रहे हैं, वो पलट दिया। और मैं खुद प्राइड से और प्राउड होकर ये कह सकता हूँ कि मैंने भी एक ऐसी आर्मी ऑफ यंग थिंकर्स बनाए हैं, जो कि कहाँ हैं, जो कि इनसाइड माय मास्टर क्लास। पीपल हु आर फ्री ऑफ इल्यूजनरी आइडेंटिटीज, जिनके अंदर कोई इल्यूजन नहीं है, जिनके अंदर रिलीजियस आइडेंटिटीज नहीं है, एंड वो विनर्स बनना चाहते हैं लाइफ, जिससे कि अपने नेशन को आगे बढ़ने में मदद कर सके। तो नीचे पहला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ 0.1% लोग हैं जो इस सोच से बिलोंग करते हैं। अगर तुम भी उस 0.1% में आते हो तो पहला लिंक जाओ, क्लिक करो और उस आर्मी को ज्वाइन कर लो दोस्त। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे लोगों को लगता है कि भगत सिंह पैदाइशी नास्तिक थे, पैदाइशी एथीस्ट थे। नहीं नहीं नहीं,
ही वॉज रेज्ड इन अ रिलीजियस हाउस होल्ड। इनके पिताश्री बहुत डीपली रिलीजियस थे। डेली प्रेयर्स होती थी, जैसे अपने घरों में होती है डेली प्रेयर्स हो रही है, रिलीजियस मंत्रस ये जपते रहते थे। सिखिज्म के कस्टम्स इनके घर में फॉलो हुए। बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से इन्होंने भगवान के, गॉड के कॉन्सेप्ट को माना। ये मैटर करता है यहाँ पे। अगर तुम पूछोगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैटर इसलिए करता है कि भगत सिंह सिर्फ रिलीजन को कैजुअली, जैसे लोग करते हैं ना इंटरनेट पे, दो डिबेट देख के बोलता है अरे वाह 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 हम तो एथिस्ट हो गए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, भीड़ में हम झुंड में अलग दिखेंगे कि हम अपने आप को नास्तिक बोलेंगे। वो उस टाइप का आदमी नहीं था। उन्होंने रिलीजन को कैजुअली रिजेक्ट नहीं किया, वो उसके थ्रू गए, पूरी तरीके से उसको समझा। ही वॉक्ड थ्रू गॉड जिसको बोला जाता है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को समझा। यहाँ पे लोग आते हैं बोलते हैं भाई क्या पता, नौजवान लड़का था, गरम खून था, रगों में देश भक्ति दौड़ रही थी, कुछ अलग करना था तो क्या नाम है एथिज्म चुन लिया। नहीं भाई, जितने बड़े बड़े महान रेवोल्यूशनरीज थे ज्यादातर गॉड पे बिलीव करते थे, गॉड के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे। कितने मार्टर्स जो शहीद हुए, शहीद अपनी शहादत से पहले, फांसी या जो भी था उससे पहले, मतलब मौत से पहले गॉड से प्रे करते थे, ओपनली प्रेज्ड गॉड। एथिज्म बहुत कॉमन चीज नहीं थी उस टाइम पे, वो बहुत डेंजरस चीज थी, बहुत खतरनाक चीज थी। तो भगत सिंह अपने आप में अकेले थे। ये कोई फैशन नहीं था कि जिसको लेके बड़ा अच्छा सा वो बना के छोटी सी परचून बना के यहाँ लटका लोगे और खुश हो गए, अरे भैया हम तो एथिस्ट, हम तो नास्तिक हो गए, अब भैया आओ सबको सबकी मारे हम। वो कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इंटेलेक्चुअल रेबिलियन था। इसको एथीस्ट बन के भगत सिंह बहुत महान नहीं बन गए थे, वो एक इंटेलेक्चुअल और रैशनल रेबिलियन था। इन्होंने एक चीज समझी कि जो रोमांटिक रेवोल्यूशन जो गांधी जी चला रहे हैं वो बड़ा चाइल्डिश है, कि भैया हम प्रेम से, सत्याग्रह से, हम नॉन वायलेंस से अपना देश ले लेंगे। इनका मानना था कि रियल रेवोल्यूशन रिक्वायर्स क्या, आइडियाज। तो ये पढ़ने लग गए। किसको पढ़ने लग गए? मार्क्स को, लेनिन को, बकूनन को, डार्विन को, पॉलिटिकल फिलॉसफी, साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, सब इन्होंने पढ़ा, सब समझा। एंड स्लोली वो शिफ्ट आने लग गया। इनके अंदर का मिस्टिसिज्म, वो स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे हटने लग गई, इनका फेथ धीरे धीरे टूटने लग गया। इनका जो अंदर का बिलीफ था गॉड के कॉन्सेप्ट पे, कर्मा के कॉन्सेप्ट पे, कास्ट के कॉन्सेप्ट पे, वो रिप्लेस होने लग गया रीजन से। यार ये तो कुछ और ही चल रहा है। उनका इमोशन आइडियोलॉजी में बदल गया, क्योंकि इमोशन को कोई भी आके हंटर मार के चला जाएगा। दोस्त कोई भी आएगा तुम्हें लालच देगा थोड़ा सा, तुम बिक जाओगे। जैसे हमारे देश में होता है, तुम इंडिया लो, पाकिस्तान लो, बांग्लादेश लो, चाहे कोई भी ये देश लो, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अपनी ये वाली जो है ना, ये इमोशंस पे चलती है दोस्त। किसी ने तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर लिया, तुम खुश हो गए। एक हिंदू आके तुम्हें कुछ बेच जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, अंदर ही अंदर वो बीफ खाएगा। एक मुसलमान आके तुम्हें कुछ बेच जाएगा, तुम अंदर ही अंदर खुश हो जाओगे, वो पोर्क और शराब पिएगा। सामने से तुम्हारा कट रहा है, बंद पर्दे के पीछे वो कुछ और कर रहे हैं। ये होता है इमोशंस के नाम पे। और फेथ एक एविडेंस की तरह बन के रह गया उनके लिए। अब जो वो प्रिजन गए, वो उनका रियल टेस्ट था। जब वो जेल में गए, पुलिस ने उन्हें बोला भाई प्रे करो गॉड से, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, सेव योर लाइफ। भाई वाहिगुरु का नाम ले ले दोस्त, किसी तरह ले ले, बच जाएगा। उन्होंने अपने आप से एक ब्रूटल क्वेश्चन पूछा, एम आई एथिस्ट ओनली व्हेन लाइफ इज कंफर्टेबल? जब सब कुछ चंगा चल रहा है भाई, चंगा सी आराम से बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे में हैं, मौज काट रहे हैं, तब मैं एथिस्ट हूँ क्योंकि मुझे भगवान या गॉड की जरूरत नहीं है, मैं तब खुश हूँ? या फिर मैं तब भी एथिस्ट रहूंगा जब मैं मौत को आंखों में आके डाल के देख रहा हूँ, दोस्त ये मौत है, आजा लग जा मुझसे गले। और उन्होंने इस चीज पे ये डिसाइड किया कि मैं प्रे नहीं करूंगा, मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा कि मैं किसी बिलीफ सिस्टम पे, किसी रिलीजन पे, किसी गॉड पे भरोसा रखता हूँ। मैं ऐसा प्रिटेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बिलीफ गिव्स कंफर्ट। और जिस दिन तुम कंफर्ट हो गए, कंफर्टेबल हो गए, कंफर्ट जोन में आ गए, खत्म हो जाओगे। जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ वन ऑन वन मेंटरशिप करता हूँ, यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ। कंफर्टेबल हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, भाई कंफर्ट है, तभी उनकी लगती है, तभी उनको मदद की जरूरत पड़ती है। भगत सिंह ने कहा मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि एथिज्म तुम्हें कुछ नहीं देता। एंड उसके बाद भी उन्होंने उस चीज को चूज किया। भगत सिंह ने एक बहुत टेरिफाइंग क्वेश्चन पूछा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन, और ये आपको इस एसे में भी मिल जाएगा, व्हाई आई एम एन एथिस्ट में। अगर गॉड ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, मर्सीफुल है, जिसको ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट बोला जाता है फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, तो ये दुनिया एक्सप्लेन करो ना दोस्त। स्टारवेशन, स्लेवरी, गुलामी, कॉलोनाइजेशन, आके लूट लूट के देश चले गए अंग्रेज, पोर्चुगीज, फ्रेंच, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट किया जा रहा है बच्चों को, औरतों को, बूढ़े लोगों को, मर्दों को, पावर्टी, गरीबी, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, मिलियंस उस वक्त भी और आज भी सफर कर रहे हैं, मिलियंस, करोड़ों लोग। अगर एक किंग, एक राजा ये करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये तो साला दानव है, ये तो मॉन्स्टर है, ये तो हराम खोर है, ये तो नमक हराम है, ये तो अपनी जनता की खा रहा है। ऐसे गॉड को क्यों पूजना जो इससे 10 गुना ज्यादा ये सब कर रहा है, वो भी पूरी दुनिया में एक साथ? ऐसे गॉड को पूजना सही है? बताओ दोस्त। कर्मा को इन्होंने गाली बकी। एक
ऐसा झूठ है, इतना आसान झूठ है ये बोलना कि कोई भी बोल देता है। लोग कहते हैं कि गरीब इसलिए सफर कर रहा है बिकॉज उसने पीछे अपने पुण्य जन्म बोल रहा हूँ, पिछले पास्ट लाइफ में कुछ कांड किया होगा, कुछ गलत काम किया होगा, तो इसकी ये कास्ट है, इसलिए शेड्यूल कास्ट है, इसलिए ये शूद्र है, इसलिए गरीब है, इसलिए इसको ये बीमारी है, इसलिए ये औरत है। भाई मेल फीमेल में भी डिफरेंस क्रिएट किया जाता था। भगत सिंह ने इस चीज को कॉल आउट किया। ये इन्होंने कहा कि ये थ्योरी एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है अमीरों की। किस चीज की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म? जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जो बहुत वेल्दी लोग हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, कि उनके ऊपर कोई कीचड़ ना उछाल सके, तो बोल दो कि भाई तुम तो इसलिए ऐसे हो क्योंकि तुमने पहले कुछ किया होगा। तो रिलीजन, धर्म एक शील्ड की तरह बन गया इनजस्टिस के लिए कि भाई बंदूक किसी और पे रख के तान दो। तो इनका कहना था ये लोग बंदूक ऐसे चला सकते हैं इनडायरेक्टली, और हम क्रांति नहीं कर सकते। मतलब कोई गरीब जिसने पहले कभी कुछ कांड किया होगा उसको तुमने अभी गरीब बना दिया, भगवान ने गरीब, गॉड ने गरीब बना दिया, तो वो ऐसी फ्रस्ट्रेटेड है। वो फ्रस्ट्रेशन में वापस से कांड अगर कर देगा कि मैं तो कमा नहीं पा रहा, ये देखो अमीर के बच्चे मैं देख रहा हूँ गाड़ियों में जा रहे हैं, ये देखो अमीर के बच्चे सोने जवारात में घूम रहे हैं, ये देखो इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, मेरे पास एक वक्त की, 2 वक्त की तो छोड़ो दोस्त, 1 वक्त की रोटी नहीं है। तो क्या तुम किसको इल्जाम दोगे? क्या तुम गॉड को बोलोगे कि गॉड की गलती है, उसने उसको वापस गरीब बना दिया, या तुम उसके पास लाइफ के सिंस गिनवाओगे? भगत सिंह ने इसी पे वार्निंग दी। अंधा फेथ जो होता है ना, आंख पे पट्टी बांध के भैया चल पड़े, गड्ढा है कुछ है, चल लिए, गड्ढे में गिर जाएंगे कोई बात नहीं। अरे दोस्त पट्टी हटा ले, हटा सकता है, खुद ही पट्टी लगाई है, खुद ही हटाने में हिचकिचा रहा है, किसके कहने पे लगाई है? ब्लाइंड फेथ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। एक घोड़े की आंख पर अगर पट्टी लगा दोगे पूरी तरीके से तो क्या होगा? अंधा हो जाएगा, घोड़ा कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। लेकिन अगर फोकस लगाओगे उसके ऊपर, फोकस से सामने देखना है, जो भगत सिंह देख रहे थे, गोल है, पट्टी लगी है लेकिन अध पट्टी लगी हुई है, तो क्या होगा? देश आगे तरक्की करेगा। ब्लाइंड फेथ क्या करता है? लोगों को, पॉपुलेशन को, आवाम को ओबीडियंट बनाता है। हाँ जी सर कर लेंगे, बिल्कुल सर कर लेंगे, सल्यूट, हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, सब में से अरे अरे मत करिए, माफ कर दीजिए, अरे अरे जो कि किया। भारत देश में क्या हुआ? झुक गए अंग्रेजों के सामने। अफ्रेड ऑफ क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, ये कैसे हो सकता है? ये गलत हो रहा है, देश में गलत चल रहा है, ये करप्शन चल रहा है, ये भ्रष्टाचार चल रहा है, आप जवाब दीजिए, ये गलत है। अथॉरिटी कर ही नहीं सकते क्योंकि ब्लाइंड फेथ ने थिंकिंग डिस्ट्रॉय कर दी। अगर तुम धर्म को क्रिटिसाइज करोगे तो तुम इमोरल हो, अगर तुम लीडर्स को क्रिटिसाइज करोगे तो तुम एरोगेंट हो, अगर तुम हीरोज को क्रिटिसाइज करोगे तो तुम डिसरिस्पेक्टफुल हो। तो तुम क्रिटिसाइज करोगे ही नहीं तो ग्रो कैसे करोगे? अगर दोस्त तुम जिम जाओगे, तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि भाई तुम एक्सरसाइज गलत कर रहे हो, क्रिकेट में तुम कवर ड्राइव गलत मार रहे हो, तुम बॉक्सिंग में जैब गलत कर रहे हो, तो तुम ठीक कैसे करोगे अपना सब कुछ? खेलते रहो अपनी दुनिया में, अपने बबल में। इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, पहली बॉल पे आउट हो जाओगे, पहले मुक्के में धर दिए जाओगे, जिम में फिजिक ही नहीं बना पाओगे, और ये प्रोग्रेस रोक देता है। ऑब्वियसली भाई तुम क्रिटिसिज्म रोक दोगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगा। रेवोल्यूशन को क्या चाहिए? रेवोल्यूशन को चाहिए रूथलेस क्रिटिसिज्म। देश को आगे अव्वल दर्जे पे पहुंचाना है तो क्रिटिसिज्म चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए, जो कि लोग करते ही नहीं, क्योंकि लोग गॉड को ही नहीं करते, क्योंकि गॉड को अल्टीमेट अथॉरिटी मान ली है। ये सारे टुचपंजे लोगों को, जो सबको ये नेता हो गया है, ये अमीर आदमी हो गया है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये बाबू है, ये ब्यूरोक्रेट है, इनसे तो हम सवाल पूछ ही नहीं सकते। ये तो प्रधानमंत्री है, ये तो राष्ट्रपति है, ये तो डिफेंस मिनिस्टर है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर है। अरे भैया ये तो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, गॉड्स ग्रेस, इनसे तो हम सवाल ही नहीं पूछ सकते। सवाल पूछोगे तो कौन हो गए हम? अलग अलग टैग्स लगने शुरू हो जाएंगे तुमको रिलीजन के नाम पे। ये तो दूसरे धर्म से ना इसलिए बोल रहा है, ये तो दूसरी आइडियोलॉजी से ना इसलिए बोल रहा है, ये तो इससे बिलोंग करते हैं ना इसलिए बोल रहा है। तो भाई क्रिटिसिज्म हमें मत दो, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। भगत सिंह का कहना था गॉड का कॉन्सेप्ट फियर से आया है, डर से आया है, और भगत सिंह ने इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बड़े अच्छे से समझाई है। एक बहुत समझ लो अच्छे साइको एनालिस्ट भी बन सकते थे भगत सिंह। इन्होंने कहा इंसानों ने गॉड को क्रिएट किया है जब वो वीक फील करे। भाई वीकनेस है, हेल्पलेस है, कोई मदद नहीं आ रही, फ्राइटेंड बाय नेचर, गुहार लगा रहे हैं, कुत्ते की तरह किकिया रहे हैं, कोई तो कुछ जवाब दे दे, वहां से जवाब नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम तो किसी ना किसी चीज पे भरोसा रखेंगे, वरना हम कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे? हम तो फ्राइटेंड है नेचर से। बिजली कड़की, हाथ जोड़ लिए, बाढ़ आई, हाथ जोड़ लिए, आग लगी, हाथ जोड़ लिए, महामारी आई, हाथ जोड़ लिए, भूखमरी आई, हाथ जोड़ लिए। तो गॉड बिकेम व्हाट? कंफर्ट इन सफरिंग, की चलो यहाँ सफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, कहीं और बेटर मिलेगा, हमारे लिए कुछ रखा होगा, तो जो सफरिंग है चलने दो। और ये जो मैंने बोला कुत्ते की तरह किकियाना, कि एब्सर्ड दुनिया में कोई जवाब नहीं दे रहा, इन्हीं फिलॉसफीज के बारे में अपने चैनल पे बताता हूँ जो नए हैं। एल्बर्ट कामू, फ्रेंच फिलोसफर। वीक बन जाना कि भाई साहब कोई तो होगा, हम तो सफरिंग में ही कंफर्टेबल हैं, एक गाल पे चाटा मरे, दूसरा भी गाल आगे कर लो। फ्रीडरिक नीचा, जर्मन फिलोसफर, इनकी भी बात मैं यहाँ पे करता हूँ। तो मानो भगत सिंह ने सब कुछ समझ लिया था कि भाई अननोन कुछ चल रहा है दुनिया में, ये कैसे हो, ये बादल इस शेप का क्यों है, भाई साहब इस आकार का क्यों है, ये बनियान के आकार का क्यों है? गॉड ने किया होगा। एक मॉरल पुलिस के तरह है सोसाइटी की।
भाई कहाँ कहाँ पुलिस जाएगी, कहाँ कितने कांड संभालेगी पुलिस। तो ठीक है भैया, लोग अपने आप में डर डर के रहेंगे, बट ओवर टाइम रिलीजन कुछ और में, जो कि जरूरी है, ये सब बहुत हद तक जरूरी है, भगत सिंह ये मानते हैं, बट ओवर टाइम ये एक ऐसा टूल बन गया जो कि पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करने लग गया, क्योंकि पावरफुल लोग गरीबों को यही बता के, पिछड़े हुए लोगों को यही बता बता के और पिछाड़ने लग गए और मार्जिनलाइज करने लग गए, इन्फ्रिंज करने लग गए, दूर भेजने लग गए। ये इंडिया में नहीं हुआ है दोस्त, ये कैथोलिक चर्च में भी हुआ है, ये यूरोप में भी हुआ है, ये हर कंट्री हर कॉन्टिनेंट की कहानी है। और इसी पे इन्होंने टिप्पणी करी जिसपे उस टाइम पे भगत सिंह के जमाने पे पूरा देश डूबा हुआ था, विच इज डेस्टिनी। इन्होंने कहा डेस्टिनी सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस झूठ है, और भगत सिंह ने एक वन फाइनल इल्यूजन उठा के समझो फेंक दिया कहीं पे, विच इज, जो कि ब्रिटिश रूल कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे कि भाई गॉड्स विल है, गॉड्स विल थी कि हम कब्जा करें, ईस्ट इंडिया कंपनी आए पूरे इंडिया पे कब्जा करके इनको लूट बांट के चले जाए, गॉड्स विल तो हम कर रहे हैं। इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम करेज लैक करते हैं, हम रेजिस्टेंस लैक करते हैं, हम ऑपरेशन टॉलरेट कर लेते हैं, हमारे अंदर वो क्रांति बजाने की, डंका बजाने की क्षमता नहीं है। हमें कोई दबाएगा हम दब जाएंगे, अरे चल रहा है जो चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो, देश के हालात खराब है होने दो भैया, मेरे घर पे 2 वक्त एक रोटी चावल मुर्गी चिकन पनीर बन रहा है, हम खुश है भाई, हमें थोड़ी इफेक्ट कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता दोस्त, हर एक एक्शन चाहे वो सरकार के द्वारा हो चाहे वो देश के द्वारा हो, तुम्हें बहुत मल्टी लेवल पे इफेक्ट करता है। रिलीजन क्या टीच करता है? पेशेंस, लेकिन रेवोल्यूशन, क्रांति, इनकलाब, वो रेजिस्टेंस डिमांड करता है, फाड़ दो। उन्होंने साइंस पे भरोसा किया कि मिथ हटाओ, साइंस पे भरोसा करो। भगत सिंह ने सीधा सीधा उंगली करी साइंस के तरफ, विज्ञान की तरफ। डार्विन ने बात करी एवोल्यूशन के बारे में। नेचर तुम्हारे आंखों के सामने लाइव समझा रहा है, बायोलॉजी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें बर्थ में जो डिफेक्ट्स होते हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के 2 हाथ है, किसी के 3 पेट है, वो वाली जो होता होगा अगर 3 पेट वाली चीज, हमने ऐसी बोल दिया, बायोलॉजी समझा रही है। कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे कि ऊपर से कहर बरस रहा है, ये गुंडा है, इसने इतने बच्चों को मारा है, इतनी औरतों के साथ गलत काम किया, इसी के ऊपर बिजली कड़क रही है, यही स्पेसिफिकली मर रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, सब नेचुरल प्रोसेस है, सब कुछ एक फ्लो है। और ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे आता है? साइंस से आता है, स्ट्रगल से आता है, ह्यूमन एफर्ट से आता है, ना कि गॉड या रिलीजन से आता है। तो इन्होंने कहा डेथ को फेस करो विदाउट इल्यूजन्स। ये सबसे ज्यादा खूंखार डराने वाला पार्ट है। भगत सिंह को पता था 100% कि भाई साहब ही वुड डाई। कोई हेवन, कोई जन्नत, कोई स्वर्ग उनका इंतजार नहीं कर रहा, कोई पैराडाइज नहीं है, कोई रीबर्थ नहीं होने वाला, वो वापस नहीं आने वाले। बस गैलोज उनके ऊपर, वो काली पट्टी मुंह के ऊपर लगेगी, गले पे फंदा लगेगा आखिरी वक्त पे, और अंधकार होगा जो अंधकार कभी भी खत्म नहीं होगा, अल्टीमेट अंधकार आएगा, कुछ नहीं है। फिर भी आखिरी वक्त पे जब उनसे बोला गया भाई साहब वाहिगुरु का नाम ले ले, मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, मेरा रिवॉर्ड इसी दुनिया में था, इसी दुनिया में मैं अपना रिवॉर्ड लेके जा रहा हूँ कि मैंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी, मैं अपने देश की फ्रीडम के लिए लड़ा, नथिंग मोर नथिंग लेस। ये था इनका रियल मीनिंग ऑफ करेज। भगत सिंह के लिए करेज मतलब ये नहीं कि हम किसी हेवन पे भरोसा करके बैठ जाएंगे, हम तो उस हेवन के लिए काम कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। यहाँ पे असली बैंक बैलेंस लोगों का खाली पड़ा है, लेकिन वहां का बैंक बैलेंस बना रहे हैं जो कभी देखा ही नहीं। करेज वो है जो उसके बिना भी एक्ट कर सके। ये कुछ नहीं रखा दोस्त, उसके बिना भी तुम इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, देश के लिए क्रांति ला रहे हो। कि तुम्हें पता है मौत के बाद कोई रिवॉर्ड नहीं है, तुम्हें पता है कि कोई डिवाइन अप्रूवल नहीं है, कोई शक्ति आके तुम्हारे बच्चा तो सक्सेसफुल बनेगा हाथ रख रही है तुम्हारे सर के ऊपर, कोई कॉस्मिक जस्टिस नहीं है, कोई तुम्हारे साथ कांड करके चला गया, तुम्हें खुद बदला लेना उससे। कोई ये नहीं, छोड़ दिया हमने, ऊपर वाला भैया करेगा जो उसको करना है उसके साथ, हमने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया, हमने तो इसके भरोसे छोड़ दिया, उसके भरोसे छोड़ दिया, कोई बोलेगा राम भरोसे छोड़ दिया, कोई अल्लाह भरोसे छोड़ दिया, कोई बोलेगा भाई गॉड जीसस भरोसे छोड़ दिया है। भाई साहब हम तो कुछ नहीं, कन्विक्शन, स्ट्रगल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चाहिए दोस्त, क्रांति लाने के लिए ये चाहिए। और भगत सिंह की वार्निंग थी, भगत सिंह का एथिज्म अगर तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा, वो कभी ही वाज नॉट अटैकिंग गॉड कि हाँ गॉड को मैंने अटैक कर दिया, देखो एथीस्ट बन गया, मजा आ गया। जो कि आजकल लॉन्डे लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के एथीस्ट, प्राउड एथीस्ट लगा लेते हैं, प्राउड नास्तिक। उनका कहना था कि एक्सक्यूजेस हटाओ, उन्होंने सारे इल्यूजन्स हटा लिए। कोई हेवन नहीं है तुम्हें कंफर्ट करने के लिए, कोई कर्मा नहीं है तुम्हारी सफरिंग को जस्टिफाई करने के लिए, कोई डेस्टिनी नहीं है उसको ब्लेम कर दो तो मेरी किस्मत में लिखा था। और जो रह जाता है ना वो अपने आप में बहुत खौफनाक है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इनजस्टिस एग्जिस्ट कर रहा है, अन्याय एग्जिस्ट कर रहा है तो इंसानों ने बनाया है, ऑपरेशन दबाव एग्जिस्ट कर रहा है तो ह्यूमंस अलाउ करते हैं ऑपरेस करो और करो, जितना ऑपरेस करोगे जितना दबाओगे उतने ही मेरे पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि एक ऊपर वाला बैठ के नोट डाउन कर रहा है, उसके अगर एंजल्स फरिश्ते नोट डाउन कर रहे हैं कि देखो भैया इतना ऑपरेस हो रहा है, इसको तो बहुत अच्छा है, इसको तो सोने का घर मिलेगा, अरे भाई इसको तो ये मिलेगा, यहाँ ये अच्छे हो गए, खेत वेत हो गए, इसका बहुत
उस दुनिया में। अगर फ्रीडम डिसअपियर हो जाता है तो वो क्यों हो जाता है? लोग बोलते हैं ना तो हमारा फ्रीडम क्यों गया? क्योंकि तुम चुप बैठे थे, बिकॉज यू स्टेड साइलेंट। तो अपने आसपास देखो दोस्त, क्या चल रहा है? लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, लोग लीडर्स को ऐसे वर्शिप कर रहे हैं जैसे वो गॉड्स हैं, मानो वही गॉड है, वही भगवान है। पीपल, लोग पावर को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे तुम्हारे चाचा बैठे हुए हैं वहां पे, ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि भाई यही है, इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जा सकता। और यही ब्लाइंड फेथ था जिसके बारे में भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह जी ने हमें वार्निंग दी। ये चीज वापस आ रही है, चाहे तुम एक्सेप्ट करना चाहो चाहे तुम एक्सेप्ट ना करना चाहो, वो तुम्हारे ऊपर है दोस्त। एक ऐसी सोसाइटी जो सवाल उठाना बंद कर दे अपने लीडर से, वो सोसाइटी पीछे जाती जाएगी। चाहे तुम कागज के ऊपर कितने नंबर्स, फिगर्स, इकोनॉमिक्स ये वो देख लो, पीछे जा रही है। भगत सिंह मैसेज वॉज वेरी सिंपल, गॉड के लिए वेट करना छोड़ दो, डेस्टिनी को ब्लेम करना छोड़ दो। अगर एक देश वीक हो रहा है, डिवाइडेड है, टूटा हुआ है, टुकड़ों में बट गया है, कंट्रोल्ड है, क्यों? वो किस लिए है? क्योंकि वहां के लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, वहां के लोग एडजस्ट कर गए हैं। कोई गॉड नहीं आने वाला टू सेव अ नेशन, एनी नेशन, आवर नेशन, जिस भी नेशन से तुम देख रहे हो। सिर्फ करेज, रीजन और ये क्रांति, इनकलाब, ये रेबिलियन जो तुम्हारे माइंड के अंदर चल रहा है वो बचा सकता है। और ये चीज थी भगत सिंह की रेवोल्यूशन, ये चीज थी भगत सिंह का इनकलाब। इसके लिए भगत सिंह लड़े थे। आज की डेट पे गाड़ियों पे लोग भगत सिंह के स्टिकर चेप देते हैं, डीपीज में लगा लेते हैं, इनकलाब जिंदाबाद अपने व्हाट्सएप उसमें लिख देते हैं, लेकिन आइडियोलॉजीज गटर में है लोगों की। उस इंसान ने जो सोचा था अगर अप्लाई कर दो ना तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, समझ रहे हो? इसी वजह से चाइना क्यों आगे बढ़ रहा है। वन ऑफ द डिक्लेरेशन है वहां पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए कि यू हैव टू बी एन एथिस्ट, यू शुड नॉट बी एफिलिएटेड टू एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स, एनी रिलीजन, तभी तुम इस पार्टी में आओगे, समझ रहे हो? और मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, हर रिलीजन की बात। तभी चाइना जितना आगे कि कल को अमेरिका सब कुछ बंद भी कर देना, अपने सर्वर्स, अपने ऑनलाइन सब कुछ, जो पूरा इंडिया चल रहा है ना हमारा, अमेरिका के बेसिस पे चल रहा है। एक बटन दबाएगा, तुम्हारे पेटीएम से लेके, तुम्हारे जीमेल से लेके, तुम्हारा गूगल वर्कस्पेस से लेके, तुम्हारे एंड्रॉइड फोन में जो जो चीजें चल रही है सब लेके सब थप्पड़ जाएगा। उसको वॉर छेड़ने की जरूरत नहीं, वो एक बटन से वॉर छेड़ सकता है बिना खून खराबा करे, सब सड़क पे आ जाएंगे। और इसी चीज का चाइना ने फायदा उठाया, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाया। और जो इनकलाब जिंदाबाद थे ना, भगत सिंह पैदा यहाँ हुए लेकिन आइडियाज वहां अप्लाई हो गए उनके, समझ रहे हो किस लेवल पे ऑपरेट हुए हैं। और इंडिया को जरूरत है ऐसे रेवोल्यूशनरीज की, भगत सिंह जैसे। अब हम भगत सिंह तो बन नहीं सकते, बट हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके इस कंट्री में स्टेप बाय स्टेप चेंज जरूर ला सकते हैं। और बहुत लोग अनअवेयर हैं क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कैसे हमारा देश उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ सकता है। तो ये वीडियो जरूर देखना नेक्स्ट जो मैंने बनाया, जिसमें मैंने एग्जैक्टली ये बनाया कि अगर हम एज सिटीजंस ऑफ आवर नेशन जल्दी एक्ट नहीं करेंगे तो शायद इंडिया को एक डिक्टेटर की बहुत जल्दी जरूरत पड़ जाएगी। ये सुन के गाली जरूर निकल रही होगी, लेकिन पहले वो वीडियो जरूर देखना, फिर जरूर गाली बक देना। तो जाओ अभी वो वीडियो देखो, चलो।